नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम अध्ययन कर रहे हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का अगर बात की जाए, उसी कड़ी क्रम में अगर बात की जाए तो मौर्यकालीन प्रशासन को हमने दो भागों में विभाजित किया था। आपको याद होगा मौर्यकालीन प्रशासन की शुरुआत करने से पूर्व एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध और एक सम्राट अशोक का शासन प्रबंध, जिसके तहत हमने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन जो व्यवस्था है, शासन प्रबंध के तहत नगरों का प्रबंध है, सैन्य व्यवस्था है, उनके बारे में जाने। जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के प्रबंध के बारे में जानकारी हमें जो चाणक्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र उससे प्राप्त होती। उसके अलावा जो अशोक के शासनकाल से संबंधित जो शासन प्रबंध की जानकारी हमें अशोक के विभिन्न अभिलेखों के माध्यम से पता चलती है। उसके आधार पर मौर्यकालीन प्रशासन को दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन प्रबंध और एक सम्राट अशोक का शासन प्रबंध। तो आज हम सम्राट अशोक के शासन प्रबंध के बारे में जानकारी करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध से ही मिलता जुलता ये सम्राट अशोक का शासन प्रबंध हो, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी अलग होती है। वो चीज़ें कौन सी अलग होती है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। उसके अलावा बात की जाए तो सम्राट अशोक के समय जो कौन से अधिकारियों के बारे में हमें पता चलता है, कौन से जो अधिकारी जो चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अलावा कई अधिकारियों का जो हमें उल्लेख मिलता है। अधिकारी बोले जो ऑफिसर्स है, अगर बात की जाए राजकीय जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती, उनका भी हम उल्लेख करेंगे। तो शासन प्रबंध के तहत अगर बात की जाए तो शासन प्रबंध के तहत सामान्यतः वही ढांचा हमें देखने को मिलता है। मंत्री परिषद का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। मंत्री परिषद को तीन भागों में विभाजित किया, मंत्री, मंत्रिण और मंत्री परिषद। तीनों का हमें अस्तित्व देखना। मंत्रियों का अस्तित्व अगर बात की जाए तो शासन कार्य में, राजा के शासन कार्य संचालन में जो उसकी सहायता करने के लिए मंत्रियों को नियुक्ति की जाती थी। उसके अलावा एक मंत्री परिषद है, वही मंत्रियों में से बनाई जाती है। उसके अलावा मंत्रिण में हमने देखा इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय जो ये तीनों का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है और सम्राट अशोक के द्वारा भी इन तीनों के अस्तित्व को बनाए रखा जाता है। मंत्रिण और मंत्री परिषद के बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा था। मंत्रिण में मुख्यतः मंत्रिण की संख्या 4 से 5 रहती है, जिसमें सम्राट, उसका प्रधानमंत्री, सेनापति और जो बात की जाए तो जो उत्तराधिकारी राजकुमार होता है, इन्हीं का हमें जो अस्तित्व देखने को मिलता है। उसके अलावा मंत्री परिषद में उन्हीं मंत्रियों से कुछ गिने चुने व्यक्ति होते थे जिनको लेकर मंत्री परिषद विशेष मंत्रणा इनके द्वारा की जाती थी। सम्राट किसी विशेष समस्या के बारे में, अगर कोई राज्य के समक्ष समस्या है तो उस पे गुफ्तगू जो बात की जाए इनसे करता था। मंत्रिण है, मंत्री परिषद, इनसे मंत्री से। इसके तहत हमने देखा कि सम्राट अशोक के समय जो मंत्री परिषद पे उसके विचारों का प्रभाव ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। जिस तरीके से सम्राट अशोक परोपकारिता और अहिंसा के भाव अपना लेता है, जो सिद्धांत अपना लेता है, उन्हीं सिद्धांतों का असर हमें मंत्री परिषद भी देखने को मिलता है। मंत्री परिषद की नीतियों को उसके द्वारा प्रभावित किया जाता है, उसके सिद्धांतों के द्वारा जो परोपकार का सेवा भाव हमें देखने को मिलता है, अहिंसा का भाव मिलता है। और उसके अलावा जो विशेष परिस्थिति में मंत्री परिषद को ये अधिकार होता था कि अगर कोई विशेष परिस्थितियाँ हैं, कोई विशेष विषय, तो उस पर ये मंत्री परिषद के मंत्री जो सम्राट से वाद विवाद करते थे। हालांकि शासन का सर्वेसर्वा और सर्वोच्च कौन होता था? सिर्फ सम्राट होता। तो इस तरीके से मंत्री परिषद का हमें अस्तित्व देखने को मिलता है। उसके अलावा सम्राट अशोक के संपूर्ण साम्राज्य को मुख्यतः 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था। 5 प्रांतों का उल्लेख हमने चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी किया था। संभवतः ये कहा जाता है कि इनमें 3 प्रांत तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय रहेंगे और उसके अलावा 2 प्रांत कई इतिहासकारों के द्वारा कहा गया 2 प्रांत है जो ये सम्राट अशोक के द्वारा ही जीते गए थे। जिस तरीके से तुम देखोगे कलिंग का प्रांत, कलिंग विजय तो किसके द्वारा की जाती है? सम्राट अशोक के द्वारा की जाती है। और संभवतः दक्षिणापथ है, दक्षिण भारत जो विंध्याचल पर्वत से दक्षिण दिशा में स्थित है, वहाँ की विजय भी सम्राट अशोक के द्वारा की जाती थी। तो 5 प्रांतों का अस्तित्व हमें जो सम्राट अशोक के समय देखने को मिलता है, जिसमें एक तो प्राच्य प्रांत है, उत्तर पश्चिमी प्रांत जिसे कहा जाता है, ये सीधे सम्राट के नियंत्रण में होता था और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था सम्राट के द्वारा जो की जाती थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र होती थी। इसी में जो
सम्राट निवास करता था और शासन संचालन में सुविधा की दृष्टि से अपने साम्राज्य को यानी उसके द्वारा 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला प्रांत प्राच्य, दूसरा प्रांत जो उत्तरापथ होता है। उत्तरापथ की अगर बात की जाए तो उत्तर पश्चिमी प्रांत, मौर्यकालीन साम्राज्य में जो बात की जाए उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित जो प्रांत होते थे उनको उत्तरापथ कहा जाता था, जिसमें गांधार, कंबोज ये आते थे। इसकी राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला इसकी राजधानी थी। उसके अलावा दक्षिणापथ जो विंध्याचल पर्वत से दक्षिण दिशा में तुम देखोगे कर्नाटक का क्षेत्र है, चाहे उसके अलावा जो केरल है, ये जो पांड्य सुदूर दक्षिण में स्थित, सुदूर यानी जो दूर दक्षिण में स्थित है, ये जो दक्षिणापथ कहलाते थे और इसकी राजधानी क्या थी? स्वर्णगिरी थी। और उसके अलावा चौथा प्रांत जो अपरांत जिसे कहा जाता है यानी कि अवंती, अशोक जो राजा बनने से पूर्व अगर बात की जाए तो इस अवंती प्रांत का क्या था? प्रांतपति था, राज्यपाल था, गवर्नर था। अवंती की राजधानी कौन सी रहती है? उज्जैन इसकी राजधानी रहती है। और 5वां प्रांत हमें क्या है, कौन सा दिखाई देता है? कलिंग की बात की जाए तो अशोक के द्वारा जो कलिंग विजय की गई थी और यहीं से इसका हृदय क्या होता है? परिवर्तन होता है। कलिंग की राजधानी तौसली होती है। तो ये जो शासन प्रबंध के तहत अशोक के द्वारा अपने संपूर्ण साम्राज्य को जो 5 भागों में विभाजित कर दिया जाता ताकि शासन में क्या सुविधा हो, तो इसी दृष्टि से उसके द्वारा जो 5 भागों में, अब प्रत्येक प्रांत में एक जो अधिकारी उसके द्वारा नियुक्त किया जाता, प्रत्येक प्रांत की शासन की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दी जाती थी और ये राज परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता था। मुख्यतः देखा जाए तो राजकुमारों को इसके लिए नियुक्त किया जाता था। प्रांत का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे प्रांतपति कहा जाता, सूबेदार कहा जाता था, गवर्नर भी उसे कहा जाता था। अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो राजकुमार होते थे उन्हीं की नियुक्ति होती थी और राजकुमारों को जो बात की जाए आर्यपुत्र या कुमार भी जो किया जाता है, कहा जाता था। अभिलेखों में हमें उल्लेख मिलता है कि इनको कुमार या आर्यपुत्र के नाम से भी पुकारा जाता था। और प्रत्येक प्रांत में शासन संचालन की सुविधा की दृष्टि से अगर बात की जाए मंत्रिपरिषद का भी अस्तित्व होता था। जिस तरीके से राजा के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है उसी तरीके प्रांतपति के लिए भी एक मंत्रिपरिषद होती जिसके सहयोग से वह शासन संचालन करता था। अगर बात की जाए तो प्रांतपति क्या है? निरंकुश ना हो और इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सम्राट के द्वारा जो प्रत्येक प्रांत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाती थी ताकि उसके द्वारा जो संपूर्ण शासन में बात की जाए इन मंत्रिपरिषद के सहयोग से शासन संचालित किया जाए और अपनी मनमानी न की जाए और वह निरंकुश न बन जाए। इस उद्देश्य से हर प्रांत में एक मंत्रिपरिषद का अस्तित्व भी हमें देखने को मिलता है। जैसे तुम देखोगे जो वर्तमान समय में तुम देख लो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत है, जो एक देश है, उसके अलावा भारत को शासन जो प्रशासनिक की दृष्टि से बात की जाए तो कितने राज्यों में विभाजित किया जाता है। उसी के तहत जो राज्यों को तुम देखो जिलों में विभाजित किया था, यही जो प्रशासनिक व्यवस्था हमें जो मौर्य काल के दौरान देखने को मिलती है। अब अन्य प्रांतों का अस्तित्व भी हमें देखने, अन्य प्रांत वो थे जिनके द्वारा जो मौर्य शासक सम्राट जो बात की जाए अशोक की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन शासन संचालन के अधिकार उन्हीं के पास में थे। यानी जिनके द्वारा अधीन राज्यों की बात की जाए, जो अधीनस्थ राज्य हैं, तो अधीनस्थ राज्यों का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। वहाँ के शासन संचालन का अधिकार वहाँ के शासकों को ही दिया जाता था। अगर बात की जाए तो अन्य प्रांतों में यवन प्रांत मिलता है, हमें कंबोज मिलता है, नागपंथी, परिंद और आंध्र ये प्रांत है जो सम्राट अशोक के अधीन प्रांत है। इनके द्वारा सम्राट अशोक की अधीनता को स्वीकार कर लिया गया था और यहाँ के शासन संचालन की जिम्मेदारी यहाँ के जो बात की जाए शासकों को दी जाती थी। अब बात करते हैं जो स्थानीय शासक होते थे, इन्हीं के द्वारा जो शासन संचालन इनमें किया जाता था। अब अन्य अधिकारी जो चाणक्य के द्वारा जो उल्लेखित किए गए हैं, यानी कि जो कौटिल्य के द्वारा जो अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कई अधिकारियों के बारे में उल्लेख किया, जैसे हमने देखा था कई अध्यक्ष वगैरह है, उनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो उसके अलावा अन्य अधिकारियों का कई अन्य अधिकारियों उनके नामों का उल्लेख जो अशोक के शासनकाल के दौरान उसके अभिलेखों से हमें प्राप्त होता है। उन अधिकारियों, ज़्यादातर अधिकारी जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है अर्थशास्त्र उसमें उल्लेखित तो वही अधिकारी है, लेकिन उसके अलावा कुछ अन्य अधिकारियों के नामों का उल्लेख मिलता है। उन अधिकारियों के नामों के बारे में हम जानेंगे और देखेंगे उनको क्या क्या जिम्मेदारियां और क्या क्या कर्तव्य दिए जाते थे।
जिसके तहत बात की जाए अग्रमात्या नाम का हमें उल्लेख मिलता है। प्रमुख अधिकारी की बात की जाए, प्रमुख अधिकारियों के सहयोग से ही तो शासन को संचालित किया जाता था। तुम देखोगे वर्तमान सरकारें भी आईएएस जो अधिकारी है, जो उन अधिकारियों के सहयोग से जो शासन संचालित करती है, तो उसी तरीके से ये तत्कालीन समय में अधिकारी होते हैं। तो सम्राट जो अग्रमात्या का उल्लेख हमें मिलता है, ये सम्राट का प्रमुख मंत्री एक जो प्रधानमंत्री की तरह ही होता था, मंत्री व सहायक होता था। और उस समय जो बात की जाए सम्राट अशोक का अग्रमात्या कौन था, ये राधागुप्त नाम का व्यक्ति था। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके अलावा जो महामात्रा है, ये जो विभिन्न विभाग होते थे, यानी कि विभिन्न जो डिपार्टमेंट प्रत्येक मंत्रियों को दिए जाते थे, अधिकारियों को, और उनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाती थी, उस अधिकारी को महामात्रा कहा जाता था। उसके अलावा राजुक या रजुक भी इसे कहते हैं। प्रांत स्तरीय उच्च अधिकारी होता है। जैसे प्रत्येक प्रांतों में विभाजित किया तो प्रांत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, इसे वर्तमान समय में एज जिलाधीश के समान भी आप समझ सकते हो। उसके अलावा युक्त इस अधिकारी का उल्लेख हमें मिलता है। ये प्रांत से राजस्व संग्रहण करता था। प्रत्येक प्रांत में जो रेवेन्यू कलेक्शन यानी टैक्स कलेक्शन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था, युक्त के द्वारा किया जाता था। उसके अलावा प्रादेशिक नाम के अधिकारी का हमें उल्लेख मिलता है। अब इसका कार्य क्या होता था, ये जिले का प्रमुख अधिकारी होता था और इसका मुख्यतः कार्य क्या होता, कर वसूल करने का कार्य और फौजदारी न्याय करना, यानी लोगों के जो आपस में लड़ाई झगड़े हैं उनसे संबंधित जो उनको सुलझाना और उनसे संबंधित न्यायिक प्रणाली का संचालन करना इसका कार्य होता था। और जो जिले के अन्य अधिकारी होते थे उन पर भी नियंत्रण इसके द्वारा रखा जाता। ये प्रादेशिक नामक जो अधिकारी का कार्य होता था। उसके अलावा व्यवहारिक नाम के अधिकारी का उल्लेख हमें मिलता है। इसका प्रमुख कार्य क्या था, जो प्रांतीय नगर होते थे, जिस तरीके नगर मंडल के द्वारा नगरों के शासन की व्यवस्था की जाती थी, जिसके तहत 5-6 समितियों का उल्लेख हमने किया था। उसी दौरान इसमें भी जो ये नगर प्रमुख शहर होते थे, उन शहर का प्रमुख अधिकारी होता है। व्यवहारिक इसके द्वारा जो प्रांतीय नगर होते थे, बड़े शहर होते थे, उनका प्रबंध किया जाता। वर्तमान समय जो सिटी मजिस्ट्रेट के बराबर इसकी हैसियत होती है। और उसके अलावा जो मौर्य काल के दौरान जो समस्त राज्य के कर्मचारी होते, कार्य करने वाले, उनको क्या कहा जाता था, उनको पुरुष या पुलिस भी कहा जाता था। अब इन अधिकारियों की बात करें, सभी राज्य के जितने भी कर्मचारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता, पुरुष या पुलिस कहा जाता था। इन कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जिस तरीके से तुम देखोगे कोई भी डिपार्टमेंट में भी होता नहीं है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो श्रेणी क्रम निर्धारित हो, उसी तरीके से पहला श्रेष्ठ होता था जिसे उफस भी कहा जाता था, दूसरा मध्यम श्रेणी जिसे माजिम भी कहा जाता था, अंतिम श्रेणी जो होती थी गवे एज, तुम समझ लो ये तो फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी हो गया, ये सेकंड का हो गया और ये थर्ड ग्रेड का अधिकारी हो जाता है। इस तरीके से और इनके जो अलग अलग कार्य और इनको जिम्मेदारियां दी जाती थी। इनका जो कार्य है साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करना व अशोक के धर्म का प्रचार प्रसार करना, इन जो राजकीय कर्मचारियों को ये कार्य सौंपा जाता था। और उसके अलावा वच भूमिक नामक जो अधिकारी का भी हमें उल्लेख मिलता है। इसका काम क्या था, जो मार्गों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था, यानी जो परिवहन के लिए जो मार्ग बनाए जाते थे, जो सड़कें बनाई जाती थी, जो मार्ग है उनको, जो व्यापार के लिए जो मार्ग थे उनकी देखभाल करने का कार्य इसको वच भूमिक नामक के अधिकारी को सौंपा जाता था। और उसके अलावा राजवचनिक नामक एक अधिकारी का हमें उल्लेख मिलता है। राजवचनिक क्या होता था, राजा के द्वारा जितने भी आदेश जारी किए जाते, राजा तो यही कहेगा ना, बोलो ऐसा कर दो, ये कर दो राजा, तो उन आदेशों को, राजकीय आदेशों को लिखने का काम करता था, लिपिबद्ध करने का काम है, जो शाही पत्र वगैरह लिखना, ये कार्य इसके द्वारा किए जाते थे। तो विद्यार्थियों, बात की जाए तो आज की क्लास में हमने जो मौर्यकालीन प्रशासन के तहत जो सम्राट अशोक के शासन प्रबंध के बारे में जो अध्ययन किया, जिसके तहत बात की जाए सम्राट अशोक के द्वारा जो
किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है, और सम्राट अशोक के समय जो हमें कौन कौन से अधिकारियों के नामों का उल्लेख मिलता है उसके बारे में अध्ययन किया। और उसके अलावा जो 5 प्रांतों में सम्राट अशोक के द्वारा अपने साम्राज्य को विभाजित किया जाता है प्रशासनिक जो सुविधा की दृष्टि से, और मंत्री परिषद और मंत्रिण का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है सम्राट अशोक के समय। उसके अलावा बात की जाए तो प्रांतों की शासन व्यवस्था जो प्रांतपति सूबेदारों को सौंपी जाती थी, अन्य प्रांतों के बारे में भी हमें उल्लेख मिलता है। और प्रमुख अधिकारियों की बात की हमने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में उल्लेखित है, उन अधिकारियों के अलावा जो अन्य नामों का उल्लेख मिलता है जिसका हमने जिक्र किया, जिसके तहत अग्रमात्या, महामात्रा, राजयुक्त, युक्त, प्रादेशिक, व्यवहारिक और वचभूमिक, राजवचनिक, इन अधिकारियों के नामों का उल्लेख मिलता है और इनके अलग अलग कार्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो निसंकोच आप पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी किसी अध्ययन और अध्यापन से संबंधित आपके सुझाव या राय हो वो भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।